नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज हम यहां पर मॉड्यूल 9 को देखने वाले हैं जिसमें यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए ये मॉड्यूल होने वाला है आपका हिंदी माध्यम में। तो यदि आपने अभी तक हमारे बाकी के मॉड्यूल्स नहीं देखे तो उन्हें जाके देख लीजिए। अभी तक आपके 8 मॉड्यूल आ चुके हैं, दोनों मीडियम्स में आ चुके हैं और ये आपका इंग्लिश मीडियम में भी आएगा। तो जितने भी मॉड्यूल्स आएंगे एज इट इज, जैसा मैं कहती रहती हूँ कि दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। जिसमें भी आप सहज हों, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों उसको देखिए। बेहतर होगा दोनों भाषाओं में देखिए ताकि कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आती है तो दूसरी भाषा में अगर सहज है तो उसमें उस टॉपिक या उस टर्म को समझ सकते हैं। वहीं आप इसके साथ साथ समझिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब को, ताकि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी इस प्रकार की वीडियोस आएंगी उसका सही टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेलीग्राम के फ्री ग्रुप को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और भी परीक्षा से संबंधित कोई या फिर विषय से संबंधित या फिर कोई नोट से संबंधित आपको जानकारी लेनी तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स बीच बीच में दिए गए हैं आपके इस टॉपिक में, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी सर के नंबर दिए गए हैं, उसमें भी आप जो है नंबर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पिछले मॉड्यूल्स में भी हमने कुछ अपने जो है एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया था। आज हम उसके कुछ पार्ट को देखने वाले हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली प्राचीन भारत के इतिहास की अगर मैं बात करूं आज के, तो उसमें हम वैदिक सभ्यता में वेद को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि वेद, जैसे हम जानते हैं कि प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी कहे जाते हैं। वेद पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम साहित्य भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। अगर हम वेद शब्द की बात करें तो वेद जो शब्द है वो ज्ञान राशि माना गया, यानी कि वेद जो शब्द है संस्कृत भाषा के विद, ये ज्ञाने यानी कि धातु से बना है ये, और इस तरह वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है, इसी धातु से विदित है कि जैसे जाना हुआ, विद्या मतलब ज्ञान, विद्वान मतलब ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। तो वेद क्या है, संस्कृत शब्द भाषा से बना जिसका मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, और आज जो है चतुर्वेद के रूप में कई ये 4 जो ग्रंथ है उनका विवरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से 4 ग्रंथ है, 4 वेद है, माफी चाहती हूँ। 4 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेदों के द्वारा क्या होता है, प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है, वेद है। चलिए, अब इसमें वही सब चीजें दी गई कि वेदों के जो संकलन करता है उनका संकलन किसने किया था, कृष्णद्वैपायन ने किया था, और इन्होंने ही वेद का जो संकलन का वर्गीकरण भी किया है। इन्हें क्या कहते हैं, वेद व्यास कहकर भी पुकारा जाता है। किसको, कृष्णद्वैपायन को। ठीक है, वेदों को देखेंगे अपौरुषेय कहा गया है, मतलब कि इसे किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि देव निर्मित है ये, जिसे नित्य और श्रुति श्रेणी में रखा जाता है। वेद धातु से निकलकर बना है जिसका मतलब ज्ञान या जानना होता है। इसके बाद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। ठीक है, इन चारों वेदों को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। और वेद जो संस्कृत भाषा और पद में भी लिखे गए हैं, और आप देखेंगे कि अपवाद स्वरूप ऐसा है कि यजुर्वेद मुख्यतः गद्य और अंशतः पद में भी लिखे गए हैं, जबकि अथर्ववेद में भी गद्य अंश है जो कि पूरे ग्रंथ का 6ठा भाग है, और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम साहित्य है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर मैंने लाइन टू लाइन आपको समझाने की कोशिश की है। अब क्या करेंगे कि आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। ऋग्वेद को पहले कवर करेंगे। अब देखिए, ऋग्वेद की बात की गई है 1500 ईसा पूर्वी से 1000 ईसा पूर्वी के दौरान आपको ये वेद देखने को मिलता है। ये सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो सबसे पहले फ्रिडिश रोजेन ने 1838 में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ठीक है, ऋचाओं में बद्ध ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल देखने को मिलेंगे, 1028 सूक्त मिलेंगे, 10,580 रचनाएं मिलेंगी, और इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को
होत्र कहते हैं और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह भी आपको ऋग्वेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहते हैं कि मैक्स मूलर ने सबसे पहले सायण भाष्य में सहित ऋग्वेद का संपादन किया, लेकिन सबसे पहले प्रकाशित किसने किया था संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विल्सन के द्वारा किया गया था। तो संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद विल्सन ने किया था। पूछा जाता प्रश्न है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इन पर। इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास भी कहा गया है। कितने मंडल है, कितने सूक्त मंत्र है, ये मैंने आपको बताया है। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। इसमें इन्हें वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं, किसको? दूसरा और 7वां मंडल को। ठीक है, 10वां मंडल सबसे नवीन है, अभी मैंने आपको बताया है। जबकि आप देखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी दिया गया, तो ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, पुरोहित को इसमें होत्र कहते हैं या होता कहलाता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में हम पुरोहित को होत्र या होता कहते हैं। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वां मंडल में आप पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिला है। तो अभी घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ 1 to 1 लाइन में दिया गया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कितने इसमें मंडल है? 10 मंडल है ना ऋग्वेद में, तो हम 10 मंडल को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जो जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी, इसे नदीतमा भी कहा गया। तो ऋग्वेद की नदी सबसे प्राचीन कौन सी थी? सरस्वती थी, जिसे नदीतमा भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है, जबकि गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख जो मिलता है किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। यहाँ पर पुरुष जो देवता है वो पुरुष है, उसमें उनकी प्रधानता है। और इंद्र का वर्ण, और आप देखेंगे कि पूरे ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन बहुत बार किया गया है। ठीक है, इंद्र का वर्णन बहुत बार कैसे बताते हैं कि 250 बार इंद्र का वर्णन हुआ, जिसमें आप देखेंगे गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया 10वें मंडल में, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, और पुरुष प्रधान यहाँ पर प्रधानता देवताओं की देखी गई है। 250 बार इंद्र का वर्णन किया गया है। अस्तोमा सदगमया जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो है ना अस्तोमा सदगमय, ये कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है ये वाक्यांश, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखेंगे कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशिकी जो है, अथवा हम जिसको शंखायन कहते हैं। तो ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, आप देखेंगे कि यूनेस्को के द्वारा, यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यूनेस्को के द्वारा क्या हुआ? ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है ऋग्वेद को। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अभी हमने वेदों में क्या देखा? ऋग्वेद को देखा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें एडिशनल चीजें भी देखी हैं। देखिए, हमने जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था उसमें मैंने कई बार आपको सामवेद के बारे में बताया है। ठीक है, कि सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है? आप देखेंगे कि सामवेद में आप देखेंगे कि गद्य और पद्य दोनों इसमें देखिए, सामवेद की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर साम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर साम, माफी चाहती हूँ, इससे पहले गद्य और पद्य जो मैंने बोला था, एक्चुअली हम सामवेद की बात कर रहे हैं। सामवेद का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है गान होता है। ठीक, देखिए सामवेद जैसे मैंने बताया ना कि साम का अर्थ मतलब क्या होता है? गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह जो है सामवेद में देखने को मिलता है। इसे भारतीय संगीत का जनक यानी कि उसका पिता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी वेद से होती है। इसमें सारे गामा पधा नी जो 7 स्वर है उनकी उत्पत्ति इसी वेद से मानी जाती है। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1875 ऋचाएं आपको इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहा जाता है? उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है, सूर्य स्तुति के मंत्र आपको इसमें मिलते हैं। मूल रूप से 99 मंत्र है, शेष जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं इसमें। और सामवेद के प्रमुख उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य और जैमिनीय है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण इत्यादि इसमें आते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें कहा गया है कि इसमें कुल मंत्रों की संख्या कुल इतनी है। कुछ मंत्र एकाधिक बार आए हैं इसमें, और यदि इन्हें निकाल दे तो कुल मंत्रों की संख्या इतनी रह जाती है। ठीक है, इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है और ये भारतीय शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके पुरोहित को गाने वाले को उद्गात कहलाता है। ये इसमें सामवेद के जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहलाते हैं। ठीक है, जो सामवेद का उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या गया, जो सामवेद का प्रथम दृष्टा है ना, वो वेदव्यास के शिष्य जो जैमिनी थे उनको माना जाता है। तो मोटी मोटी चीजें हमने यहाँ पर सामवेद के बारे में जान ली है। अब इनके जो यहाँ पर हम जैसे 2 चीजों के बारे में मैंने बताया था कि सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से छांदोग्य और जैमिनी है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यजुर्वेद पर अगर हम यहाँ पर आए तो उसमें देखेंगे कि यजुर्वेद का जो उद्भव है ना वो वायु से माना जाता है, कि वायु से उत्पन्न हुआ है ये वेद। जैसे देखिए, इसमें यज्ञों के नियम और विधानों का संकलन मिलता है
और इसी कारण से आप देखेंगे कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है और यजुर्वेद के दो भाग हैं, जैसे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। पढ़ेंगे अभी हम आगे। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद आप देखेंगे गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहलाता है। मैं यहाँ पर लिख देती, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, अर्धवर्यु कहलाता है। इसका पाठ करने वाला, इसमें 40 मंडल है, 2000 मंत्र है। ठीक है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है वो ईश्वावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं, जैसे कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वरोपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद है। ये सब क्या है, इनके उपनिषद है। ठीक है। और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसके 2 ब्राह्मण देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय या फिर वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजसूय या वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। कर्मकांडों पर इसमें विशेष बल दिया जाता है। ये सब चीजें हमें याद रखनी है कि किस वेद में क्या क्या चीजें मिली है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछ लेते हैं। हो सकते चारों वेदों में डिफरेंस के साथ आपसे मेंस आंसर राइटिंग में भी पूछा जा सकता है। अथर्ववेद की बात करें, देखिए अब यहाँ पर हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो कहा जाता है कि जो हमारे ऋग्वेद है, सामवेद है और जो हमारा ये यजुर्वेद है, इनको वेदात्री कहा जाता है, तीनों वेदों को, जिसमें अर्थवेद नहीं आता। अर्थवेद में देखेंगे जादू टोना से संबंधित काफी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। हम पढ़ेंगे इसमें 20 अध्याय यानी कि कांड है, सूक्त इसमें इतने दिए गए हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है वो है गोपत ब्राह्मण। ऊपर भी हमने कई ब्राह्मण उसमें पढ़े हैं। अथर्ववेद की जो रचना है, या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेज जो ऋषि हैं उनके द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में इसकी रचना की गई है, इसलिए इसे अथर्वांग रसवेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त है। ठीक है। 20 अध्याय हैं, लगभग 6000 मंत्र इसमें कहे जाते हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का विवरण इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शोनक और पिपलाद है। इसे ब्रह्मवेद सभी कहा गया है। ठीक है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया है एक्चुअली। ठीक है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध होता है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है इसमें। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपत है। ठीक है। अथर्ववेद के उपनिषद जो है वो मंडोकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है। अब ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताने वाली हूँ कि जो मंडोक उपनिषद लिया गया है, इससे भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, वो मंडोक उपनिषद से ही लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मंडोक उपनिषद से। मंडोक उपनिषद किस में देखने को मिलता है? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है इसके अंतर्गत। ठीक है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में जो कुरु के राजा हैं परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। मृत्यु लोक का देवता किनको कहा जाता है? कुरु के राजा परीक्षित को कहा जाता है, जिसका उल्लेख कहाँ हमें इसमें मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें आरण्यक की बात करते हैं। देखिए आरण्यक क्या होते हैं बेसिकली, कि वनों में रचने के कारण इनको आरण्यक कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे आरण्यक की बात करें, वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक कौन कौन से, याद रखिएगा। 7 ये आरण्यक के बारे में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए, जैसे ऐत्री हो गया, तैत्री हो गया, माध्यन दिन हो गया, इसके बाद शंखायन हो गया, मैत्रायणी हो गया, तलवाकार हो गया। ठीक है। बृहदारण्यक हो गया। ये सब क्या है? आपके 7 प्रमुख अरण्यक हैं आपके। ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ऋग्वेद के मंडल जो है अभी हम उनको पढ़ेंगे, तो अब हम यहाँ पर 10 जो मंडल दिए गए थे ऋग्वेद के, उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो 1 लाइन फैक्ट में इसको ध्यान रखना है, मोटी मोटी चीजें पढ़नी है। बेसिकली सबका रटिफिकेशन ही, मेन मोटी मोटी फैक्ट्स याद रखने की। प्रथम मंडल जो ऋग्वेद का है उसमें क्या देखने को मिला, उसमें क्या मिला? 10 मंडल है टोटल। तो पहले मंडल में आप देखेंगे इसमें कि कण्व ऋषियों के द्वारा इसको सूक्त लिखे गए हैं, और इस मंडल में के ऋषियों को शतचर्ण कहा जाता है, और इसमें 20 राजाओं की युद्धों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसमें किसी भी मंडल का प्रथम सूक्ति अग्नि को और द्वितीय सूक्त इंद्र को संबोधित किया गया है इसमें। तो वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा इसमें कहा जाता था। क्लियर है। अब दूसरा मंडल देखेंगे तो इसमें क्या है कि विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना जाता है, जिसे गृहस्मद ऋषि का है, ये गृहस्मद ऋषि का है, उनको क्या है? विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना जाता है। तो पहला अभियांत्रिकी के बारे में कहाँ पर पता चलता है? दूसरे मंडल ऋग्वेद के। ठीक है। और किस ऋषि के द्वारा जो है इस अभियांत्रिकी के बारे में पहली बार पता चला? विश्व का पहला अभियांत्रिकी किसके द्वारा पता चला? ग्रहत समद ऋषि जो है उनका है। ठीक है। तृतीय मंडल की अगर हम बात करें तो ये मंडल जो है विश्वामित्र का है। इसका पहला धर्मगुरु, इनको इसका पहला धर्मगुरु माना जाता है। विश्वामित्र जो थे वो कुशिक कुल के थे। मेन चीज है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको तृतीय मंडल में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था गायत्री मंत्र के बारे में, कि इसका जो आपको
गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी कि सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंडल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे चौथा जो मंडल है ये मंडल वाम वेद का है और इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो कृषि मंत्रों के उल्लेख की बात की जाए तो ऋग्वेद, अगर मान लीजिए चौथा मंडल नहीं लिखा तो ये ध्यान रहना चाहिए कि ऋग्वेद के मंडल से संबंधित है, जिसमें वामदेव का जो है चर्चा की गई है। पांचवा मंडल अगर हम बात करें तो पांचवें मंडल में आत्रि ऋषि से संबंधित है। छठा मंडल देखेंगे आप भरद्वाज ऋषि से संबंधित है। सातवां मंडल में देखेंगे ये वरुण देवता को समर्पित है। ठीक है, सातवें मंडल में वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है जो कि वरुण देवता से समर्पित है। इस मंडल में प्रसिद्ध मंडूक सूक्त है जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु से बोलते हुए मेढक से की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आठवां जो आपका ऋग्वेद का मंडल है वो कण्व ऋषि से संबंधित है। नौवां मंडल की जब हमने बात की थी तो उसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया और 10वां मंडल चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना पर आधारित है। तो 9वां मंडल में क्या है, देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप कि चूंकि ये मंडल सोम को ही समर्पित है इसलिए इसे क्या कहते हैं, पवमान मंडल भी कहा जाता है। ब्राह्मण देवता सोम को जो ब्राह्मण अपना देवता इसमें सोम को मानते थे। 10वें मंडल में आप देखेंगे इस मंडल के ऋषियों को महासूक्त तथा शूद्र सूक्त कहा जाता था। श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, शची आदि के मंत्र इसमें शामिल हैं और इसमें के जो है वो आप देख सकते हैं नदी सूक्त हो गया, बाघ सूक्त हो गया, सूर्य सूक्त, इसी मंडल के कुछ भाग हैं। तो इसमें हमें जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं बेसिकली आपको वो चीजें ध्यान रखनी कि किसमें क्या चीजें, एक दो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उससे देखिएगा, इसमें कई चीजें पूछी गई है इससे डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद जो हमने दूसरा वेद पढ़ा था, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा। उसमें हम यजुर्वेद के जो उपनिषद थे, जो हमने यजुर्वेद के उपनिषदों की बात की थी ना आपसे, जिसमें कहते यजुर्वेद के जो उपनिषद थे जैसे कठोपनिषद हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर श्वेता स्वरोपनिषद हो गया, ईशोपनिषद हो गया, मैत्राणी उपनिषद हो गया। ये सब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत इस उपनिषद में क्या क्या चीजें देखी गई हैं यहाँ पर। क्लियर है? चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जैसे बृहदारण्यक और या उपनिषद या फिर इसमें बाज सेनाई या ब्राह्मणों उपनिषद जो कहा गया है उसमें क्या है, ये अरण्यक और उपनिषद दोनों कहा जाता है इन्हें। इसे अरण्यक और उपनिषद दोनों कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने क्या समझा था, अरण्यक मतलब वनों में रचने के कारण इसे अरण्यक कहा गया है। ठीक है, इस उपनिषद के जो प्रवक्ता है वो याज्ञवल्क्य हैं और इसमें यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रवक्ता है वो याज्ञवल्क्य है इस उपनिषद में। ठीक है, इसके बाद इसमें तैत्तिरीय उपनिषद था, उसमें आप देखेंगे कि इसमें गुरु और शिष्य के व्यवहारों का आदर्श रूपरेखा इसमें खींची गई है। यानी कि इस उपनिषद में क्या है, सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्म है, वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, वरुण भंगु संवाद, ये सब क्या है इसमें, मतलब किसी को वंदना उसकी बात की गई है, उसकी इंपॉर्टेंस की बात की गई है कि अन्न ही ब्रह्म है, सदा सत्य बोलो, मतलब कुछ इसमें कह सकते हैं कि कुछ मैनर्स से संबंधित कुछ चीजें यहाँ पर उपनिषद में दी गई है कि खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव हो गया, मातृ देवो भव हो गया, वरुण भृगु संवाद हो गया। ये सब क्या तैत्तिरीय उपनिषद जो कि आपका यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषद की बात करें तो इसमें यम नचिकेत का संवाद दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यम नचिकेत का संवाद किससे संबंधित है, कठोपनिषद से संबंधित है। ठीक है, इसमें इसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद है, इसमें परमात्मा को रुद्र और दुनिया को माया कहा गया। इसमें परमात्मा और इसमें यहाँ पर देखिए इसमें परमात्मा और भौतिक चीजों के बीच का जो डिफरेंस है वो बताया गया कि परमात्मा को रुद्र और जो दुनिया है उसको मोह माया या भौतिक चीजों को उन्होंने मोह माया कहा गया। इसमें मोक्ष और नवदा भक्ति की चर्चा की गई है। इसके बाद देखते हैं कि मैत्राणी यानी कि मैत्री जो उपनिषद है इसमें स्त्रियों को जुआ और शराब का योग कहा गया, मतलब इसमें त्रिमूर्ति का जैसे कि आप देखेंगे इसका भी उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ऋग्वेद के मंडल 10 मंडल और यजुर्वेद के अभी 4 जो उपनिषद है उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। इसमें आप देखिए फिर इसके बाद आता है यहाँ पर उपनिषद। इसमें उपनिषद क्या है, ईशोपनिषद को जो अभी हमने इसमें और भी पढ़ने हैं। उपनिषद देखेंगे यजुर्वेद की जो हम बात करें उसमें उपनिषद जैसे सबसे पहली बार निराशावाद के तत्व भी देखने को मिलते हैं किसमें, उपनिषद में। ठीक है, इसमें योग के 6 अंग हैं जो आगे चलकर पतंजलि के योग में अष्टांग हो जाते हैं और हठ योग का विवरण भी इसी में मिलता है। तो योग के जो 6 अंग है ना वो उपनिषद से ही मिलते हैं। ठीक है, इसमें भारत के चक्रवर्ती जो राजा है उनके 15 राजाओं के नाम भी आपके उपनिषद में बताए गए हैं। ईशोपनिषद की अगर बात की जाए तो इसमें देखेंगे कि ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है और इसका प्रमुख विषय क्या है, आध्यात्मिक चिंतन। इन्होंने यहाँ पर क्या है कि जो है आध्यात्म पे बात की गई है। इसमें इन्होंने जैसे कि आपकी आत्मा पर विशेष बल देने का प्रयत्न किया गया है इसमें। ठीक है, ऐसा मानते हैं इसे सभी उपनिषद का आधार माना जाता है। इसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा को सराहा गया है और आत्महत्या को घोर पाप बताया गया। मतलब इसमें यही है कि स्पिरिचुअल चीजों की बात की गई है, इसमें भौतिक चीजों की बात नहीं की गई है ईशोपनिषद में। ठीक है, महानारायणी उपनिषद क्या है आपका, इसमें तैत्तिरीय संहिता का उपनिषद है जिसमें नारायण की चर्चा की गई। तो महानारायणी से नारायण की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें उपनिषदों का समावेश है। तैत्तिरीय अरण्यक में 2 उपनिषदों का समावेश किया गया है। अब हम सामवेद के उपनिषद, अब हमने ऋग्वेद,
यजुर्वेद को देखा है, अब हम सामवेद को देखते हैं, जिसमें जो है आप देखते हैं कि ऋग्वेद में मंत्रों को गाने वाला जो है मंत्र इत्यादि का जो यहाँ पर गायन किया जाता है, और कहते हैं कि सामवेद जो है वो संगीत का विशेष इसको इंपॉर्टेंस माना जाता है, संगीत का वेद माना जाता है। इसमें हम छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? सामवेद के अंतर्गत तो छांदोग्य उपनिषद को देखेंगे, सबसे प्राचीनतम उपनिषद सामवेद का माना जाता है। ठीक है, इसे तड़िनाम उपनिषद भी कहा जाता है। तो देखिए, इसका दूसरा नाम से पूछ सकता है, पूछ ले कि तड़िनाम उपनिषद में आपको यहाँ पर कोई डिटेल दे दे तो आपको तड़िनाम उपनिषद का मतलब पता होना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद भी उसको कहा जाता है। इसमें देखेंगे कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ये कहकर अद्वैतवाद की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, ये सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सब जो बातें हैं, जो वाक्य हैं, ये इसी के अंतर्गत कहे गए हैं छांदोग्य उपनिषद में। इसका कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उनको राक्षस और इंद्र का शत्रु बताया गया है। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख आपको छांदोग्य उपनिषद से देखने को मिलता है। कृष्ण को देवकी का पुत्र घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया, किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, विवाह गीतों का उल्लेख आपको यहाँ पर उपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। देखिए, इसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा और स्पष्ट होते जाएंगे। जैसे सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख मिल गया, विवाह गीतों का उल्लेख मिल गया, कृष्ण का पहला उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, देवकी नंदन कृष्ण का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ब्राह्मणक और छंदोग्य दोनों का सबसे प्रारंभिक उपनिषद का दर्जा दिया गया है। किसको? ये छांदोग्य उपनिषद को दिया गया। ओम का जो महत्व है, ओम जो ओम होता है ना, जैसे हम ओम जो लिखते हैं, जो ओम का महत्व है वो देखेंगे कि मधु विद्या का विवरण इसमें दिया गया। इसमें सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म ही सब कुछ है, कहाँ पर कहा गया? आपके छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद केन उपनिषद की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे इसमें ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद के द्वारा प्रश्नोत्तरी शैली का आश्रय लिया गया है। किसमें? केन उपनिषद में। ठीक है, ये इसमें कई सारे जैसे इंद्र उमा का संवाद इसमें मिलता है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको यक्ष का ब्रह्म के रूप में वर्णन आपको ब्राह्मी उपनिषद यानी कि केन उपनिषद में देखने को मिलता है। आत्मज्ञान का सामर्थ्य अपने ऊपर निर्भर करने से प्राप्त होता है, ऐसा भी इसमें आत्मना का जो ज्ञान है वो केन उपनिषद के अंतर्गत देखने को मिलता है। आपको इसके बारे में वहां से पता चलता है। क्लियर है? सब चीजें हमने पढ़ी। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के जितने भी उपनिषद हैं या मंडल हैं, या फिर हमने देखा यहाँ पर जो कि इसके जो मंडल थे वो सबको हमने कवर किया। जो मैंने हाईलाइट किया है उस पर विशेष ध्यान देना है, कई बार उसी से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको लाइन टू लाइन पढ़ाने का प्रयास किया है ताकि याद हो सके, इसको याद कर सके आप। ठीक है, अब देखिए इसमें पुराणों की बात करें। पुराण में देखेंगे कि पुराणों में प्राचीन जो है वो भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की मैं बात कर रही हूँ। इसमें पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। 18 पुराणों के नाम यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। पुराणों के जो रचयिता और संकलन करता है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। किसको? जो संकलन करता और रचयिता है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अब आगे देखेंगे पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं, तो ध्यान रखिएगा गुप्त काल से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं पुराण। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र ऐसे स्रोत हैं। ठीक है, वेदांग कितने थे? 6 थे, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। ऋग्वेद, सामवेद और अभी बताया था वेदत्रयी कहा जाता है, ये त्रयी कहा जाता है, जिसमें हम इसको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, जिसमें संहिता, ब्राह्मणगण, आरण्यक और उपनिषद हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए, मैं मान के चलती हूँ, आपने सहमति दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला टॉपिक है, अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट को, जिसमें आज हमने वेदों को कवर किया है। अब हम यहाँ पर अपना इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, अब मैंने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी टर्म का जो है इस्तेमाल किया है, तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस होता है, इसको हम अभी क्लियर करेंगे ताकि ये जो विडंबना है, ये जो थोड़ी सी सा लगता है कि ये शब्द जो है वो हमें स्पष्ट नहीं हो पाते, तो इसको पहले स्पष्ट करते चलते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके परिवार को जानने से पहले आपको जानना होगा उस व्यक्ति के बारे में, तब आप धीरे धीरे उसके बारे में आगे भी समझ पाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूं अगर मैं, अर्थशास्त्र की, तो देखिए अर्थशास्त्र क्या होता है, पहले यहाँ पर जो है ना आपका अर्थशास्त्र क्या होता है इसको समझिए। बेसिकली अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप वो है जो अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे जो है वो जो सूक्ष्म से लेकर जो व्यापक वृहद अर्थशास्त्र का जो स्तर पर भी इसका अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। ठीक है, यह अर्थशास्त्र हम कह सकते हैं वह विषय है जिसके तहत ऐसा यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है,
तो अभी आपने इकोनॉमिक्स को समझा है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के बारे में भी कई बार सुनने को आता है कि भाई अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र को भी हमने समझा, जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन सबका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है? किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार करने के उद्देश्य से जो उपलब्ध संसाधन है ना, या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका समुचित नियोजन यानी कि एप्रोप्रिएट प्लानिंग करते हुए मनी को, पैसे को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही आपकी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज तो नहीं है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। चलिए अब देखिए यही सब चीजें दी गई। अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन बताता है जो समाज में किस तरह के दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पादन तैयार किए जा सकते हैं, उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। मोटी मोटी चीजें हैं, अभी हमने समझा है। ठीक है, व्यक्ति, इसमें ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। अर्थशास्त्र जो शब्द है वो संस्कृत शब्दों का अर्थ यानी कि धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। देखिए अलग अलग विचारक आए, इन्होंने अपने अपने विचार रखे। जैसे कि आप देखेंगे कवि हेसियोड ने लिखा है कि किसी की कमी को दूर करने के लिए श्रम, सामग्री और समय को कुशलता पूर्वक आवंटित करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन आधुनिक पश्चिमी अर्थशास्त्र की स्थापना बहुत बाद में हुई, जिसका श्रेय आमतौर पर स्कॉटिश और दार्शनिक एडम स्मिथ की 1776 की जो उनकी पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में प्रकाशित किया। ध्यान रखिएगा ये पुस्तक पूछी गई है किसकी? दार्शनिक एडम स्मिथ की जो पुस्तक है, इनका नाम, इसमें पुस्तक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेचर को प्रकाशित किया है। इस अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को उन्होंने धन का विज्ञान माना है। तो इसके अंतर्गत क्या इन्होंने लिखा है? धन का विज्ञान माना है अर्थशास्त्र को। ठीक है, वैसे डॉक्टर मार्शल आए, उन्होंने 1890 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की। उसमें अर्थशास्त्र के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताया कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा को देखा, इसको लोकप्रिय बनाया 1890 में। ब्रिटेन के प्रसिद्ध लॉर्ड रॉबिन ने 1932 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत कहा है। तो दुर्लभता का सिद्धांत किसने कहा? लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में कहा था। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित है, उनको पूरा करने के साधन भी सीमित हैं। भाई सीधी सी बात है, हर व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हैं। ठीक है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं। तो अब आपकी हर इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसाधन तो दुर्लभ है। संसाधनों की एक सीमा है, एक क्षमता है, एक वहन करने की क्षमता है। आप उनका बराबर कंटिन्यूस दोहन नहीं कर सकते। हमारी इच्छाएं तो सीमित है। आज हमें ये मिल गया तो हमें कल किसी और चीज की इच्छा है, हम कभी उससे पूरी तरह से कह सकते हैं कि खुश हो ही नहीं सकते, सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। तो अब किसी बाहरी चीजों की तो वही एक सीमाएं है ना, भौतिक चीजों की तो एक सीमाएं हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री जो सैमुअल्सन है, उन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। सब अर्थशास्त्री ने अलग अलग अर्थशास्त्र को डिफाइन किया है। इसके बाद कपिल आर्य जो आधुनिक अर्थशास्त्री, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थमेधा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान कहा। बहुत सटीक बात बोली है, सुखों का साधन। ठीक है, अब देखिए अर्थशास्त्र को हम दो भागों में पढ़ते हैं, जिसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अब इसको क्या है कि हम यहाँ से समझेंगे। पहले यहाँ से क्या, सबसे पहले आप मेरे से बस जो है वो इस कहानी को सुनते रहिए अभी, क्योंकि आप इसका डिफरेंस सब समझ पाएंगे जब इन शब्दों को समझेंगे। देखिए व्यष्टि यानी कि माइक्रो की बात कर रहा है, यानी कि सूक्ष्म की बात, नाम समझिएगा, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि छोटे छोटे पहलुओं या फिर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक कंज्यूमर हो गया, एक प्रोडक्ट, एक उत्पादक हो गया, फर्म हो गया, एक उद्योग, कोई बाजार हो गया। तो अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण, उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि की सहायता से होता है। तो जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसके अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन, आर्थिक क्रियाएं जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में, क्रियाओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अब समष्टि अर्थव्यवस्था की जो अर्थशास्त्र की जो बात कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि बृहद अर्थव्यवस्था की, यहाँ पर सूक्ष्म की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सूक्ष्म की बात कर रहा है, यहाँ पर बृहद अर्थव्यवस्था की, यानी कि बड़े लेवल पर कोई चीजों की बात कर रहा है, पूरे देश की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर। समझिएगा इसको कि इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलू को, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समस्याओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका नेशनल इनकम हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, मौद्रिक नीति हो गया, सरकारी बजट हो गया, आर्थिक विकास हो गया, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि। ये सब क्या आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बृहद अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है,
तो अब इसका जो है आय विवरण निर्धारण इत्यादि इसका केंद्रण होता है इस व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, ये सब चीजें अब हमने समझ ली हैं, मोटा मोटा समझ आ गया ना आपको। यहाँ पर वही सब चीजें दी गई एज इट इज। यहाँ पर देखिए शब्दों में अगर हम इसे घटे तो ये ऐसा क्षेत्र है जिसको विश्लेषण करता है कि अर्थव्यवस्था में बुनियादी तत्वों के रूप में देखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत, एजेंट, बाजार इत्यादि की बातचीत की जाती है। देखिए फर्म, उदाहरण, खरीदार, सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर जो लिखा है वो तो आप पढ़ेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। मैंने जो बताया है वो आपको वन टाइम ही मिलेगा। जब तक आप बार बार वीडियोस नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो इसको बार बार देखिएगा, बार बार सुनिएगा, तब आप इनका डिफरेंस समझ पाएंगे। ठीक है, या देखिए हम जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राय क्या कहा जाता है, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राय क्या है, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि बाजार में कीमत के निर्धारण से संबंधित होता है। जबकि आप इसमें देखेंगे जो समष्टि आपका अर्थशास्त्र है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, बृहद अर्थशास्त्र की जो बात करता है, आय और रोजगार सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित होता है। क्लियर है, स्पष्ट हो गया है, कुछ और इसमें एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने विभाजित किया। अब अर्थशास्त्र को जो ये समष्टि और व्यष्टि की हम बात करते हैं, उसे किसने विभाजित किया? जॉन मेडास कीन्स थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को दो श्रेणियों में विभाजित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इन्होंने अपने पेपर जो था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में अर्थशास्त्र को व्यवस्थित करने का एक नया तरीका बताया। ठीक है, अब देखिए हर कोई व्यक्ति आता है अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीजों के अपना ज्ञान जो है देता है और बताता है कि भाई ये चीज़ हम इस तरह से कर सकते हैं, ये चीज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। तो अलग अलग अजम्पशंस हैं, अपने अपने इन्होंने अज्यूम किया चीज़ों को, उसको यहाँ पर डिफाइन किया है। अर्थशास्त्र विशेष रूप से क्या है, उत्पादन और विनिमय में दक्षता से संबंधित है। मतलब प्रोडक्शन क्या है, उसको रेगुलेट कैसे करें, लोगों के बीच उसका वितरण कैसे करें, वही सब चीज़ें हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसके समझने के लिए मॉडल और धारणाओं का उपयोग करते हैं, कैसे प्रोत्साहन हो, नीतियाँ कैसे बनाई जाए, दक्षता कैसे अधिकतम रहे। ठीक है, दक्षता अधिकतम करें। इसके बाद अब यहाँ पर जीडीपी और यहाँ पर सीपीआई जैसे आर्थिक जो संकेतक है उनको तैयार करने और प्रकाशित करता है अर्थशास्त्री। तो जीडीपी का मतलब यहाँ पर जो दिया गया, जीडीपी क्या है बेसिकली, मैंने आपको एक दो बार और पहले बताया है। तो जीडीपी की जब बात आई है तो आप ये समझिए, जैसे जीडीपी को हम समझे तो एक वर्ष के अंतर्गत जितनी उत्पादित हुई वस्तुएं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है वो आपका जीडीपी कहलाता है। वहीं आप सीपीआई को अगर कहें तो सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपका क्या है, सीपीआई क्या होता है। देखिए सीपीआई के बारे में पहले मैं एक लाइन बताऊंगी, फिर इसका उदाहरण के थ्रू समझाऊंगी। सीपीआई क्या है कि खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सिंपल सी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई वस्तु इस साल खरीदी है या पिछली साल खरीदी और इस साल उस वस्तु के जो मूल्य है उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है वो सीपीआई कहलाता है। यानी कि, और इसको शब्दों में समझिए कि चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्य के स्तर में समय के साथ जो बदलाव को मापा जाता है वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता की आय पर जो खर्च करते हैं उसको हम सीपीआई कहते हैं। मतलब जो चीज हमने कल एक पेन, हमने पिछले साल एक पेन खरीदा और जो वही पेन इस साल हम खरीदे, तो उसके मूल्य में जो परिवर्तन आया होगा, चाहे वो घटा हो चाहे वो बढ़ा हो, तो वो सीपीआई के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद क्या है, आर्थिक व्यवस्था के प्रकार हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था के प्रकार, इसमें यहाँ पर पूंजीवाद और साम्यवाद की जो बात की गई है, जैसे यहाँ पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की, अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखेंगे कि जिस अर्थव्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसी निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें सरकार की जो भूमिका है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उसके वितरण में सरकार की भूमिका न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि पूंजीवाद जो है उसमें हावी हो जाता है, पूंजीवाद का स्वामित्व हो जाता है। इसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि समाजवाद की बात करें, मतलब कि स्टेट या सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इसे कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है ये जर्मन दार्शनिक का जो विचार है कार्ल मार्क्स के द्वारा लाया गया। राज्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं उसके वितरण पर राज्य या सामूहिक स्वामित्व होता है। ठीक है, आर्थिक निर्णय जो है वो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर इसमें लिया जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था के दो रूप होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ पर साम्यवाद की बात कर रहा है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल या कह सकते हैं वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वो आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आता है। तो क्या आपको पूंजीवादी, साम्यवाद और समाजवाद में क्लियर हुआ? क्योंकि डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न कभी कभी शॉर्ट प्रश्नों के रूप में भी पूछे जाते हैं, भाई बताइए पूंजीवाद समाजवाद की अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है, तो माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं और हम वहाँ पर गलती कर देते हैं। अब बात इंडिया की जब हो, यहाँ पर एडिशनल चीज हमें क्या समझनी है, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद पढ़ लिया। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सामान्यतः बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, लेकिन सरकार के द्वारा विनियामक की भूमिका का निर्वहन इसमें किया जाता है। और साधारण भाषा में एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों को दी जाती है। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय, सामाजिक कल्याण और अधिकतम लाभ दोनों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं कहूँ तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो आप इंडिया के बारे में भी यहाँ पर पढ़ लिया। 5 आर्थिक अवधारणाएं हैं जिसमें हम अवसर लागत पढ़ेंगे, आपूर्ति और मांग पढ़ेंगे, हम इसमें कमी पढ़ेंगे, क्रय शक्ति पढ़ेंगे और आपके धन के समय मूल्य पढ़ेंगे। तो पहले अवसर लागत क्या है? जैसे हम कहानी सुनते हैं, मुहावरा कहते हैं ना, जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। इसको छोड़िए, आप इसमें समझिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक नीचे उदाहरण के तौर पर लिखा कि जैसे आपने क्लास, जैसे मान लीजिए यूपीपीसीएस बीओ की अब तैयारी कर रहे हैं, आपने इसके लिए क्लास ली। चलिए हमारे से क्लास ले लिया आपने। आप हमारी क्लास के दौरान पे क्या कर रहे हैं, हमारी लाइव क्लास चल रही है, उस दौरान पे आप अपने कमरे पे सो रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, जब आप वो सो रहे हैं ना, तो वो कीमत जो आपने वहां पर दी है, यानी कि वो कीमत आपने सोने की दी है, क्लास की नहीं दी है। क्यों? देखिए, सोने के लिए जब आप कक्षा छोड़ते हैं तो आपकी अग्रिम लागत वह होती है जिसका आपने सीधे उस कक्षा के लिए ट्यूशन में भुगतान किया है। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि ट्रेड ऑफ का मतलब हमें समझना चाहिए कि कुछ हासिल करने के लिए आपको कुछ और छोड़ना ही होगा। ठीक है, तरकीब ये पहचानने में सक्षम हो रही है कि आप कब कुछ छोड़ रहे हैं। और याद रखें, निष्क्रियता भी एक कीमत है। इसको हटाइए, आप इसको समझिए। मेन चीजें यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज आप समझ गए ना, अवसर लागत की क्या मतलब, हर चीज की कीमत है। जब आप सो रहे हैं तो जो आपने कक्षा के लिए पैसे दिए हैं, वो पैसे कहीं ना कहीं आप सोने में दे रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आप कक्षा में तो अटेंड नहीं है, तो सोने की आपकी वो लागत वहां पर एज अ जो है फीस के रूप में आप दे रहे हैं वहां पर। तो जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है। आपूर्ति और मांग की यदि मैं बात करूं तो आपूर्ति और मांग को हम किस तरह से समझ सकते हैं, आइए साधारण भाषा में समझते हैं। देखिए, आपूर्ति और मांग का जो सिद्धांत है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि हम जानते हैं कि बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जो खरीदारों और विक्रेताओं को जानकारी प्राप्त करने और एक दूसरे के साथ व्यापार करने में सक्षम बनाती है। एक प्रतिस्पर्धी बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें कई खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। इसलिए कोई भी खरीदार या विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। किसी वस्तु की मुद्रा कीमत वह राशि है जो उसे खरीदने के लिए आवश्यक होती है। किसी वस्तु की सापेक्ष कीमत उसके मुद्रा मूल्य का अगले सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु के मुद्रा मूल्य से अनुपात उसकी अवसर लागत होती है। ठीक है, ये चीजें हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप इसको और सिंपल तरीके से जो है समझ सकें। ठीक है, हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र में वस्तु की मात्रा के बीच में संबंध उसके उत्पादक और विभिन्न कीमतों पर बेचना चाहते हुए मात्रा जिसे उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं। यह आर्थिक सिद्धांत में प्रयुक्त मूल्य निर्धारण का एक मुख्य मॉडल होता है बेसिकली। तो आपूर्ति और मांग के पीछे एक मूल सिद्धांत बताते हैं। वो मूल सिद्धांत एक बिंदु है जहाँ पर कंज्यूमर और जो जिसने प्रोडक्शन किया दोनों मेल खाते हो। संक्षेप में कहें तो प्रत्येक वस्तु और जो सर्विस है उसका अनूठा बिंदु होता है जिस पर खरीदार और विक्रेता विनिमय करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए सहमत हो जाते हैं। आपूर्ति और मांग भविष्य के विकास की, अटकलों और प्रौद्योगिकी में प्रगति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमी, अधिशेष जैसे कारकों से भी प्रभावित हो सकती है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार की आपकी मार्केट में डिमांड आ रही है वस्तु को लेकर, किस प्रकार से सप्लाई हो रही है, यहाँ पर उन सब चेन की बात कर रहे हैं। उदाहरण जो यहाँ पर दिया उसको समझते हैं कि पिछली गर्मियों में मान लीजिए यूएस ने हाल ही में स्मृति में सबसे खराब सूखे में से एक का अनुभव किया है। ठीक है, एक उपभोक्ता के रूप में आप देखते हैं कि आपका आर्थिक ज्ञान आपको इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि भविष्य में भी खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी। इसलिए आपने खाने के लिए एक हाथ और एक पैर का भुगतान करने से पहले अपनी किराने की खरीदारी कर ली है यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर है ये, पता नहीं आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम समझना है कि जो हमारा डिमांड और सप्लाई है वो किस तरह से काम करता है कि किसी मांग की गई वस्तु की मात्रा उस वस्तु की कीमत पर संभावित रूप से कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती हैं। ठीक है, जैसे कि अन्य वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता की आय और प्राथमिकताएं, मौसमी प्रभाव इत्यादि पर भी निर्भर करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें कमी क्या है? देखिए, मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई साथ साथ चलती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे संसाधन तो भाई दुर्लभ है, लेकिन व्यक्तियों की इच्छाएं सीमित हैं। तो लेकिन संसाधन जो सीमित होते हैं उनको जो पूरा नहीं कर पाते उस चीज में क्या आती है? कमी दिखाई देती है। अब इसको समझिए, दुर्लभ संसाधनों के उदाहरणों में समय, धन और प्राकृतिक संसाधन शामिल है। अनिवार्य रूप से जो कुछ भी परिमित है वह इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि बुनियादी आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है क्योंकि लोगों की इच्छाएं असीमित होती है लेकिन संसाधन तो भाई सीमित होते हैं। इसी कारण से ये समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि हमें किसी वस्तु या सेवा को महत्व देने में मदद करता है। संसाधन जितना दुर्लभ होगा उसकी मांग उतनी ही अधिक होगी, वह उतना ही महंगा होता रहेगा। ठीक है, मतलब व्यक्तियों की जो इच्छाएं वो तो असीमित है, भाई संसाधन तो सीमित है। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी इच्छाएं असीमित है उनको पूरा करने के लिए जो कमी आती है, जैसे मान लीजिए हमें
मार्केट में किसी चीज़ की जो बहुत ज़रूरत है, हमें चाहिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर जो ब्रांड का पेन है वो हमें चाहिए। अब उसकी मांग बहुत हो रही, भाई बनाने की एक सीमा है, उसके बनाने की जो संसाधन उसकी सीमा है, तो अब वो पूरी नहीं हो पा रही, तो उसमें क्या कमी आ रही है, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में वो जो कमी आ रही है, उनकी असीमित इच्छाओं को पूरा करने में जो संसाधनों की कमी आ रही है वो आपकी कमी कहलाएगी। वो आपूर्ति और मांग के साथ साथ ही ये अवधारणा आपकी चलती है। ठीक है, इसमें क्रय शक्ति की बात करें, परचेजिंग पावर की बात करें, तो क्रय शक्ति एक मुद्रा का वह मूल्य है जिसे मुद्रा की एक इकाई द्वारा खरीदा जा सकने वाली वस्तुओं या सेवाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें उदाहरण के तौर पर हम जैसे इस तरह परचेजिंग पावर की जैसे बात कर रहे हैं, क्रय शक्ति की जो बात कर रहे हैं, उसमें जैसे कि मान लीजिए हम पहले 10 रुपए में जो है यहाँ पर जो हमारी परचेजिंग पावर थी वो 10 रुपए में हम पहले 2 समोसे खरीदा करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आप देखेंगे वस्तु की जो मूल्य है वो बढ़ गया, ठीक, और हमारे जो रुपए है जो पैसा है उसका मूल्य कम हो गया, तो हमारी क्रय शक्ति भाई तो उतनी है ना, तो अब हमें 10 रुपए में एक ही समोसा मिलेगा, पहले 2 समोसे मिलते थे, अब उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई। ठीक है, और पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो 10 रुपए में सिर्फ एक ही समोसा मिलेगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि धन इस बात पर निर्भर करता है कि हम उससे कितना खरीद सकते हैं। यदि कीमतों में वृद्धि जारी रहती है और बाकी सब समान रहता है तो हमारी क्रय शक्ति कम हो जाती है। वही चीज मैंने आपको बताई कि यदि कीमतों की वृद्धि जारी रहती है, कीमतों की वृद्धि जारी रहती है और बाकी सब समान रहता है तो हमारी क्रय शक्ति कम हो जाती है। अब हम वही चीज एक खरीद रहे हैं उसमें। ठीक है, क्रय शक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य सभी समान होने के कारण मुद्रास्फीति आपके द्वारा खरीदी जा सकने वाली वस्तुएं सेवाओं की संख्या को कम कर देती है। तो 10 रुपए में पहले 2 समोसे खरीदते थे, अब हम 1 समोसा खरीदते, तो क्या कह रहे हैं कि ये खरीदी जा सकने वाली वस्तुएं सेवाओं की संख्या को कम कर देती है। ठीक है, धन के समय मूल्य की बात करें यहाँ पर, तो कहते हैं कि धन के समय मूल्य की बात करें तो अपने जैसे यहाँ पर क्या दिया, ये अवधारणा है कि किसी भी छात्र के लिए एक मौलिक सत्य है जो अपने पैसे का प्रभावी ढंग से जो प्रबंधन करेगा, उसका मैनेजमेंट करना चाहता है। पैसे के समय मूल्य के पीछे का सिद्धांत बताता है कि विशुद्ध रूप से आर्थिक दृष्टि से आज $1 का मूल्य कल के $1 से अधिक है। ठीक है, यहाँ पर समय धन के समय का जो मूल्य है किस प्रकार से बढ़ा है, और इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि सामान्यतः जो आज का $1 निवेश करने से किसी प्रकार का ब्याज प्रतिफल प्राप्त होगा जो आपको कल $1 से अधिक देगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये सब चीजें हो गई। मेन हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज है कि जैसे ये कुछ फैक्चुअल चीजें देखिए, जैसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक इनको माना जाता है, आर्थर सेसिल पिगो को माना जाता है, और शास्त्र की मदर टेरेसा किसको कहा जाता है, अमर्त्य सेन को। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, स्कॉटिश विचारक जो है वो है आपके एडम स्मिथ। और पंचवर्षीय योजना के जनक प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था, जोसेफ स्टॉलिन के द्वारा किया गया था 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना। जब हम भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना भारत की संसद में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, एडम स्मिथ को अवसर आधुनिक के पिता यानी कि पोसीडॉन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं। अगला क्या है, हम यहाँ पर ज्योग्राफी को पढ़ने वाले। हमने इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स को देखा है, अब हम यहाँ पर भारत का भूगोल देखेंगे। हमने और भी मॉड्यूल्स में भारत की जो ज्योग्राफी है उसको कवर किया, आज हम यहाँ पर भारत की भूगोल को देखने वाले हैं, जिसमें हम भारत के कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट को, स्पेसिफिकली हम हिमालय से संबंधित और कुछ साउथ की भी चीज़ों को हम यहाँ पर के जो पठार इत्यादि हैं उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो आइए, क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्या आप हम पढ़ सकते हैं, अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर मूव करें, क्योंकि हमारे हर मॉड्यूल में 3-3 सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। ये हमारी पॉलिसी कह सकते हैं आप, ताकि आप बोरिंग ना हो आपके लिए और हर सब्जेक्ट से आप रूबरू होते चलें और इनके अलग अलग नोट्स बनाते चलें ताकि आप सही तरह से इनको एक टाइम पे समझ सकें। ठीक है, तो क्या हम इसको शुरू कर सकते हैं आप? चलिए हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में। देखिए, हमारा भारत क्या है, विभिन्न स्थलाकृतियों का एक विशाल देश है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे आप अगर किसी पर्वतीय क्षेत्र के अगर निवास करते हैं, ऐसा ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यदि आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। भारत की जो भूमि है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसमें आज हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पहले पढ़ेंगे, और भूगर्भीय तौर पर हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार को भी हम जो पढ़ेंगे, पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग माना जाता है और इसे भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। ये मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रही हूँ। हिमालय और उत्तरी मैदान का हाल में बनी जो स्थलाकृतियां हैं वो भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है और हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां इत्यादि के जो है वो पाई जाती हैं। ये सब चीज़ें हमने एक बैकग्राउंड के रूप में समझने की कोशिश की है। आप देखेंगे भारत की उत्तरी सीमा पर जो विस्तृत हिमालय है भूगर्भीय रूप से युवा बनावट। ऐसा क्यों? जो अब आप प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे ना तो पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है, बहुत पुराना भाग है, लेकिन हिमालय क्या है अभी भी जो है उसका जो निर्माण है वो बनावट वो बनती चली जा रही है। वलित पर्वत दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, युवा बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है ये आपकी। ये पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे पश्चिम से, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर आप
पेन कलर चेंज कर लेती हूँ। इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। देखिए, ये पढ़ने पे नहीं, मेरे इस पे फोकस करिए। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय की जो बात कर रहे हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ? इसकी बात कर रही हूँ, है ना। देखिए, इसकी मैं बात कर रही हूँ। चलिए देखिए, ये यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। हिमालय देखेंगे 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अर्धवृत्त का निर्माण करता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर, कश्मीर से 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर में जाकर ये होती है। कुछ इस प्रकार से है, आप देखेंगे। क्यों? हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। आप जब पढ़ेंगे, जैसे जीके में जब हम पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें उसमें ध्यान रखनी होती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग है ना, वो वहां पर बहुत अधिकता, ये जो भाग है आपका पूर्वी भाग, उसमें बहुत अधिकता पाई जाती है। ऐसा क्यों कहा गया है? यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग है वो थोड़ा नीचा भी कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विविधता बहुत है कि कई सारी नदियां यहाँ पर आप देखेंगे आती हैं, और कई सारे पर्वत पहाड़ जो है यहाँ पर जो है देखे जाते हैं, जिसमें अधिक विविधताएं पाई जाती है, चाहे वो पेड़ पौधों से संबंधित हो, चाहे वो जीव जंतुओं से संबंधित हो। यहाँ पर आपको अधिक विविधताएं, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। देखिए, अब यहाँ पर जो है हिमालय के निर्माण को लेकर यहाँ पर कुछ उसकी संरचना के क्षेत्रों में कुछ बांटा गया है। उसके जो निम्न चीजें हैं हम यहाँ पर उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, वायु उप हिमालय हो गया। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ट्रांस हिमालय की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक पिक्चर लेकर आती हूँ, शायद उसमें से आपको मैं कुछ बेहतर समझा पाऊँ। देखिए, इसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय जो हम पढ़ेंगे। हिमालय को जो है वो निर्माण के आधार पर, उसकी संरचना के क्षेत्रों के आधार पर इसको बांटा जाता है, ठीक है। इसका अगर कोई पिक्चर मेरे पास होता है तो मैं जरूर डिस्प्ले करना चाहूंगी ताकि आपको बेहतर समझा सकूं। देखिए, यहाँ पर 2 पिक्चर्स मैंने ऐड की। थोड़ा सा ये मिसमैच अगर लग रहा हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। थोड़ा सा इन चीज़ों में मैं कह सकती हूँ मेरा हाथ तंग है। आप देखिए, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय की जैसे मैं बात कर रही थी, तो जो आपका महान हिमालय है, ये कि नंबर 1 आपका कहाँ लिखा है, ये लिखा हो, तो आपका ये जो एरिया है वो आपका महान हिमालय है, यानी कि ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। बृहद हिमालय है, महान हिमालय, बृहद हिमालय। लेसर हिमालय की अगर मैं बात करूं तो क्या है, मिडिल, या फिर हम कह सकते हैं कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय आपका कौन सा है, दूसरा जो ये लिखा हुआ है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका लघु हिमालय है। शिवालिक एरिया आपका यहाँ पर ये आता है, शिवालिक हिमालय आपका ये है। यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए, इसको हम नीचे पढ़ेंगे। यही चीजें दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर इंडिकेट किया गया, ये आपका ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। ये आपका ग्रेटर हिमालय यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। यही चीज यहाँ पर बताई गई थी, ये आपका ग्रेटर हिमालय है। इसका लेसर हिमालय आपका ये हो गया, ठीक है। लेसर हिमालय हो गया, ये आपका शिवालिक पहाड़ियाँ हो गई, शिवालिक हिमालय हो गया यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय की जो मैं बात कर रही हूँ उसको हम क्या कहते हैं कि वाह्य हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालय कहा जाता है। यहाँ समझ लिया। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, इसको समझिए। से ट्रांस हिमालय जो है वो क्या है आपका, एक कह सकते हैं कि ट्रांस और बृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय कहते हैं, ये इस श्रेणी का अधिकांश भाग क्या है, तिब्बत से होने के कारण इसे क्या कहते हैं, तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, तिब्बतीय हिमालय कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप देखिए, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां। देखिए, यहाँ पर दिया गया, आप इसको जूम इन करिए। यहाँ पर आपको लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी हो गया, काराकोरम हो गया, ठीक है, काराकोरम हो गया, जास्कर हो गया आपका, इसके बाद लद्दाख हो गई, और कैलाश जो श्रेणी है आपकी यहाँ पर, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। और इस भाग में वनस्पतियों का थोड़ा अभाव पाया जाता है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर ऊपर पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर ये देख लिया। इसके बाद जो हमारा बृहद हिमालय है, इसमें आप जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, इसे ये बर्फीला रहने के कारण इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसका विस्तार जो पश्चिम में सिंधु नदी के गाढ़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा पर्वत तक फैला हुआ है। हमने अभी देखा था बृहद हिमालय, जो हमारा, जिसको हमने ग्रेटर हिमालय कहा था। देखिए, हमने यहाँ पर ग्रेटर हिमालय देखा था ना, थोड़ा सा आज ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा ताकि आप समझ सके। जो ग्रेटर हिमालय को देखा था, यहाँ पर ई लिखा हुआ, ये जो आपका ई है, इसकी जो बात कर रहा है यहाँ पर, इसको अलग पेन से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो आपका ई दिखा रहा है वो ये तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। देखिए, इसको इसे समझिए। देखिए, ये आपका जो है वो ये वाला ई वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका ग्रेटर हिमालय है, यानी कि महान हिमालय। तो कहते हैं ये जो सदा है ना, जो सदा बर्फ से ढका रहने के कारण क्या हो जाता है कि हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आप देखते हैं इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हिमाद्री भी कहा जाता है। ये जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है ना, ये हिमाद्री कहा जाता है इसको। और इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गाढ़ से लेकर, पश्चिम में सिंधु नदी के गाढ़ से लेकर आप देखेंगे, लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा, यहाँ पर देखिए। अब आप नीचे आइए थोड़ा सा, यहाँ पर नामचा वर्मा का आप देख रहे होंगे, नामचा वर्मा लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नामचा वर्मा जो है यहाँ तक, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो नामचा वर्मा पर्वत तक ही फैला हुआ है, ठीक है।
इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर कुछ है और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं ना इसी पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं बृहद हिमालय में। कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट या फिर हमें सागर माथा जिसको नेपाल में इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम लघु हिमालय की बात करें जिसको हमने लेसर या मिडिल हिमालय देखा था। लघु हिमालय जो हमारा था लेसर हिमालय वो क्या था? लेसर हिमालय एफ से इंडिकेट था, ये आपका लेसर हिमालय है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ये जो था वो लेसर हिमालय का क्षेत्र आपका पूरा यहाँ पर आ जाता है। ये फिर से देख लीजिए इसको, लेसर हिमालय आपका ये वाला एरिया क्या है? लेसर यानी कि लघु हिमालय है आपका। ये बृहद हिमालय के दक्षिण में है भाई, सीधी सी बात है, बृहद हिमालय के दक्षिण में है ये आपका। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी है और यह हिमालय सर्वाधिक असम श्रृंखला है इसकी। ठीक है, असम मतलब रग्ड श्रृंखला है ये और बृहद और लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटियाँ इत्यादि इसमें सम्मिलित होती है, जिससे जो है इसकी निर्मित जो एक्चुअली क्या है ना कि कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप के द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है और ये करेवा जो है वो केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम वापस आते हैं, लघु हिमालय पढ़ लिया। अब हम वाह्य उप हिमालय की बात करें तो इसको हम देखते हैं कि जो हमारा वाह्य उप हिमालय है उसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे शिवालिक श्रेणी जिसको हम समझते हैं। ये हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी है जिसे हम शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर भी दिया गया, ये शिवालिक जो श्रेणी आपको दिख रही है ये वाला हिस्सा ये आपकी शिवालिक श्रेणी है और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण उनके वलन पड़ने से शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हुई है। हम अभी आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, आइए उसको देख लेते हैं। हिमालय की जो सभी श्रेणियां हैं ना उनका उत्थान कैसे हुआ? टर्शियरी काल से, इनका काल से विभिन्न युगों में इनके बारे में पता चला। जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था कि प्लेटों के टकराने से जो हमारा नई प्लेट्स के टकराने से कैसे कैसे विभाजन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित नवीनतम श्रृंखला को महान आंतरिक हिमालय जिसे हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, हमने भी देखा है हिमाद्री हिमालय की जब बात की थी। ठीक है, और इसका जो 6000 मीटर और सबसे ऊंचा शिखर है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। ठीक है, हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसीलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री कहते हैं ना महान हिमालय, बृहद हिमालय, हायर ग्रेटर हिमालय को। और बहुत सी हिमनदियों का प्रवाह जो है इसमें होता है, इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियों को सतत वाहिनी नदियाँ कहा जाता है। क्यों? यहाँ पर हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण वहाँ पर जो नदियाँ निकलती है, जैसे गंगा यमुना जो हो गई, वो हमेशा वहाँ से बहने वाली नदियाँ हैं, निकलने वाली नदियाँ, क्योंकि बाकी की नदियों को आप देखेंगे जैसे कभी कभी जल सूख जाता है, लेकिन वहाँ से निरंतर वो बहती रहती हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न पर्वतीय शैलों से हुआ है। लेकिन कैसे उनका निक्षेपण, इन सब से जो चीज़ें परिवर्तित हुई, पर्वतीय शैलों से किसका निर्माण हुआ? लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। वहीं अब मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे ऊंची मध्य हिमालय में आप देखेंगे जो पीर पंजाल श्रृंखला है ना आपकी, इसमें शायद नहीं दिया गया, पीर पंजाल जो श्रृंखला है आपकी वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपकी। ठीक है, इसके बाद अब बात करें धौलाधर महाभारत, जो महाभारत श्रृंखलाएं भी जो है वो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ इसमें अवस्थित है। इसको समझिएगा जरा। आप देखेंगे कि कश्मीर और जो उत्तर पश्चिम का हिमालय है ना, वहाँ पर जैसे वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ गुफा हो गया, चरार शरीफ जैसे जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो उसी क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ पर? कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के दौरान में। ठीक है, वहीं पर आप जैसे देखते हैं कि ये दून हो गया, जम्मू दून हो गया, पठानकोट दून हो गया, ये सब आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। कश्मीर की घाटी इत्यादि की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें आप जैसे कि चंडीगढ़, कालका दून, ये देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, ये आपको हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में देखने को मिलता है। आप सबसे बाहरी श्रृंखला हिमालय की कौन सी? शिवालिक है, जिसको अभी हमने देखा है, शिवालिक श्रृंखला बाहरी सबसे श्रृंखला है हिमालय की। और ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा असंपीड़ित अवसादों से बनी है। जो हमारी शिवालिक श्रृंखला है ना वो कैसे बनी है आप देखेंगे। जो शिवालिक श्रृंखला है वो जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे हिमालय की पर्वत से जो निकलने वाली नदियाँ उनके द्वारा जो अगाध लाया जाता है, जो अवसाद लाए जाते हैं, उनके निक्षेपण से, उनके वलन पड़ने से शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हुई है। और इसकी ऊंचाई जो है तो 900 से 1200 मीटर है। सबसे कम होने के साथ हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी कही जाती है, ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय, देखिए लघु हिमालय यानी कि निम्न हिमालय, शिवालिक के बीच की स्थित लंबा जो घाटी उसको दून के नाम से जाना जाता है। उसमें प्रसिद्ध कौन कौन से? देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। तो लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय की जो हमने बात की थी, देखिए यहाँ पर लेसर हिमालय और शिवालिक की जो इसके बीच में यहाँ पर आपको क्या चीज़ें जो लघु हिमालय की बात कर रहा है, लघु और लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच में आपको दून देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। ठीक है, मैंने कहा था जैसे बीच में आपको नंबर्स मिलेंगे, आप इन व्हाट्सएप पर नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे वीडियोज़ फ्री थे यूट्यूब पर, हमेशा फ्री रहेंगे आपके लिए, आप निश्चिंत रहें, बस अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें हमारे साथ मिलकर। अब देखिए यहाँ पर जो शिवालिक क्षेत्र में कहते हैं, गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले होने के कारण समतल मैदान को भावर कहा जाता है। अब यहाँ पर भावर
सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ यहाँ पर भावर शब्द को ध्यान रखिए, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, भावर क्या है एक्चुअली हमें यहाँ पर ये समझना है। देखिए ये जो आपका भावर है ना, इसको समझिए कि उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी के क्षेत्र को भावर कहा जाता है। तो ये जो शिवालिक श्रेणियां यहाँ पर हमने देखी थी, इसके बीच में कह रहे हैं कि शिवालिक श्रेणी के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर नदियाँ मुझे इस तरह से समझ नहीं आ रही हैं, दिख नहीं रही हैं बेसिकली, तो आपको यहाँ पर हर चीज़ बताना देखिए मुमकिन नहीं है। हमारी कोशिश रहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें, लेकिन कम समय में एक सीमा होती है। भावर को समझिए कि शिवालिक श्रेणी में गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी के क्षेत्र को भावर कहा जाता है। भावर का ये भूभाग हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़ और बजरी आदि के जमाव से बनता है। इसकी चौड़ाई जो है सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर होती है। इस भूभाग में छोटी नदियां जैसे पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण गुम हो जाती हैं और ये क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, और ये अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक जो है अग्र क्षेत्र में कई कंकड़ बजरी जमाव के निर्मित मेखला होती है। कंकड़ और यहाँ पर यही सब चीजें लुप्त हो जाती हैं। भावर मैदान की चौड़ाई जो है पूर्व में कम होती है, पश्चिम भाग में अधिक होती है। देखिए शिवालिक जो पहाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से जा रही हैं, तो कह रहे हैं जो पश्चिमी भाग में यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई मैदान की, भावर मैदान की चौड़ाई अधिक होती है, पूर्वी भाग में ये कम होती है। ठीक है, यही चीज़ है वहाँ पर दी गई, इसकी चौड़ाई अब हिमालय की पूर्वी भाग में चौड़ाई जो है वो कम होती है, यहाँ पर अधिक होती है, जबकि विविधता यहाँ पर बहुत पाई जाती है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है, जिसे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर जो हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ा था ना, ट्रांस हिमालय के ऊपर की बात करा है। ये यहाँ पर आते हैं, कह रहा है महान हिमालय के उत्तर में, जो हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ा था उसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है, और पामीर की जो गांठ है वो ट्रांस हिमालय के उत्तर में ही स्थित है। पामीर की जो ये ग्रंथि है वो उत्तर जो हिमालय है उसके उत्तर में ही आपके अवस्थित है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यही लिखा है ना, ट्रांस हिमालय में ही अवस्थित है ये। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के ही भाग है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का ही भाग है। आज बार बार थोड़ा सा आपको देखना पड़ा है, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। यहाँ पर देखिए हमने काराकोरम श्रेणी देखा है, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है आपका। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इसके बाद हिंदू धर्म का पवित्र जो कैलाश पर्वत है ट्रांस हिमालय पर भी है। और यहाँ पर एक पिक्चर अगर मैं ऐड कर दूंगी तो कुछ चीज़ें ना हाइड हो जाती हैं एक्चुअली, तो मुझे थोड़ा वो टेंशन भी रहता है कि आपकी चीज़ें हाइड ना हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये पिक्चर को लेती हूँ तो देखिए अब क्या होगा कि इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, फिर मुझे बार बार नीचे दिखाना पड़ेगा आपको। चलिए कोई नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, आप अच्छे से समझ पाएंगे शायद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो हिंदू धर्म में पवित्र कैलाश पर्वत है वो ट्रांस हिमालय के पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। तो ये जो कैलाश श्रेणी है वो इसकी एग्जैक्टली लोकेशन यहाँ पर दी गई है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों पर आधार विभाजित किया गया है। जैसे सतलुज और सिंधु के बीच में हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको और साधारण तरीके से मैं पिक्चर से पेश कर देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो मैं पिक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ, जो पेश कर रही हूँ, डिस्प्ले कर रही हूँ, तो उसमें आपको और बेहतर तरीके से ये समझ आ जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा और इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि आप इसको समझ सके। देखिए आइए फोकस करते थोड़ा और इस पिक्चर को जूम इन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिवीजन दिया था, क्या दिया था आइए पढ़ते हैं कि जो सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखिए। ठीक है, कश्मीर और तथा हिमाचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुमायूं हिमालय हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि किस किस के बीच में, यहाँ पर नेपाल हिमालय हो गया। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित जो हिमालय उसे असम हिमालय कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। आइए इसको साधारण कर देते हैं। जैसे पंजाब हिमालय के अंतर्गत क्या है, सिंधु और सतलुज नदी के मध्य का हिस्सा आपको इसमें इस दौरान में देखने को मिलता है। कुमायूं हिमालय की बात करता है, सतलुज और काली नदी के मध्य का हिस्सा यहाँ पर देखेंगे आप इस बीच में। ठीक है, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य में ये एरिया आपका आ जाता है, कवर करता है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में यहाँ पर ये एरिया आपको देखने को मिलता है। स्पष्ट हो गया है। आइए अब हम समझते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। इसके बाद इसमें पूर्वांचल पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है पहाड़ियाँ। जैसे आप देखेंगे नागा, पटकाई, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ इत्यादि इसमें शामिल है। ये आपकी यहाँ पर जैसे गारो खासी जयंतियाँ यहाँ देखने को मिलती है। देखिए नागा श्रेणी हो गया, पटकाई घूम हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए मिजो श्रेणी हो गया। ये सब आपके उत्तरी पूर्वी की बात करें, नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करा है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में क्या था, शिवालिक श्रेणी था। ठीक है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु और मध्य हिमालय, महान हिमालय हमने देख लिया है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी, शिवालिक की, क्योंकि नदियों के द्वारा अवसाद जुलाती, उनके द्वारा यहाँ पर टूटने फूटने से, उनके पत्थरों के जमा होने से ये शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, जो बलित पर्वत का बहुत प्रमुख उदाहरण है। स्पष्ट हो रहा है। आइए जम्मू कश्मीर की प्रमुख घाटियों की काराकोरम श्रेणी, इसको देखिए ऐसे समझते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख श्रेणी हो गया, जास्कर हो गया, काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम श्रेणी हो गया। ठीक है,
यहाँ पर देखिए इसके बाद कह रहे हैं कि ये सब श्रेणियाँ आपकी पीर पंजाल श्रेणी, ये सब क्या है, जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अगर बात कीजिए तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं एक्चुअल में वो क्या है, हम यहाँ पर वो समझते हैं पहले। आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अभी उसको तो पढ़ ही लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझिए। धारवाड़ की बात अगर मैं कर रही हूँ, धारवाड़ क्रम की, देखिए आर्कियन संरचना में क्या हुआ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से अपर्दन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ। जो जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानी संरचना है आपकी धारवाड़, ठीक है। कहते हैं कि सबसे प्राचीन अवसादी चट्टाने, अवसाद इकट्ठा करके, अवसाद जो नदियाँ अवसाद लाती ना, उनके इकट्ठा होने से चट्टान का निर्माण हुआ है। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, मेघालय के शिलांग रेंज में इसका भी विकास हुआ है। जो बोलती जा रही हूँ मैप में देखते जाइए, ठीक है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें आप देखेंगे जैसे हिमालय की लद्दाख हो गया, जास्कर गढ़वाल हो गया, कुमाऊं श्रेणी में भी पाई जाती हैं। इसमें कुछ धात्विक अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, इसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अवरा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा इत्यादि खनिज प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और वर्ण मिट्टी भी इत्यादि प्राप्त हुई है इसमें धारवाड़ क्रम से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं विंध्य क्रम की बात करें। विंध्य क्रम की चट्टानें क्या है, इनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में अब हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कुड़प्पा संरचना के, जैसे कुड़प्पा क्या था कि कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। वैसे कहते हैं कुड़प्पा संरचना के जो अवसादीकरण और निक्षेपीकरण से क्या हुआ, विंध्य संरचना का यहाँ पर विकास हुआ। ये चट्टान पूर्व में बिहार के सासाराम और रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैली हुई है। विंध्य संरचना भी आप देखेंगे कि धारवाड़ की तरह अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना है, जिसमें कहीं कहीं आपको जीवाश्म के भी प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। इसमें काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। गोंडवाना क्रम से क्या समझ आता है, गोंडवाना लैंड जो पृथ्वी के दो भाग विभक्त हुए थे अलग अलग, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिसमें एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभक्त हुआ था, जिसमें हमें प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा था। तो अपना भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। भारत का अधिकांश जो कोयला है गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, ठीक है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ पर सर्वाधिक विटुमिनस कोयले की प्राप्ति हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे धौलाधर हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, काराकोरम में स्थित है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो क्रम आपको दिया गया है यहाँ पर श्रेणियों का। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें शायद मिल जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर धौलाधर हो गया, जास्कर श्रेणियाँ हो गया, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये सब चीजें दी गई, ये यहाँ पर इसका क्रम दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जैसे पीर पंजाल हमने देखा, जास्कर देखा, लद्दाख देखा, काराकोरम, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। जैसे मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। मिजो पहाड़ियों को भी हमने देखा था। यहाँ पर देखिए आपकी मिजो पहाड़ियाँ दी गई हैं, ये मिजो श्रेणियाँ आपको दी गई हैं। उससे असम से कह रहे हैं कि जो कि मिजो पहाड़ियाँ है वो त्रिपुरा से में संलग्न है बेसिकली, ठीक है। पीर पंजाल मध्य हिमालय में अवस्थित है, हमने अभी देखा था। जो मध्य हिमालय इसमें हिमाचल और जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्वी में स्थित है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन वन है और इसका क्षेत्र का 65% भूभाग पर वन इसी पर अवस्थित है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या है, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इस अंतर्गत आते हैं। हिमालय का 5 से अधिक राज्यों का विस्तार है, देखा हमने। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैला हुआ। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। और पुलकिट जो है, ध्यान रखिएगा, पुलकिट भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है, यानी कि झील है। और पुलकिट कहाँ पर है, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। तो जो चिल्का है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद पुलकिट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि चिल्का का लोकेशन क्या है, चिल्का झील कहाँ पर देखने को मिली है, चिल्का झील कहाँ पाई गई है, ठीक है, कहाँ पर है चिल्का झील अवस्थित। इसके बाद दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियों की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देखेंगे, जैसे सतपुड़ा पहाड़ियां हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा बच्चों, सतपुड़ा पहाड़ियां हो गया आपका, ठीक है। दक्कन पठार का भाग होता है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, सतपुड़ा पहाड़ियां पढ़ते हैं, जिसमें दक्कन पठार के बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ें। देखिए सतपुड़ा पहाड़ियां जो है वो दक्कन पठार का ही भाग है। यहाँ पर देखिए आपको दक्कन पठार अगर दिख रहा होगा,
तो देखिए सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, दक्कन पठार का ही भाग है। तो ये भारत के मध्य में अवस्थित है जैसा कि हम देख रहे हैं, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर पठार तक अवस्थित है। ये पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची श्रेणी क्या है, धूपगढ़ है। ठीक है, तो सबसे ऊंची है ये, और यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है। पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। तो आपकी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी देखिए यहाँ पर दी गई है, क्लियर है। आइए इसके बाद कहते हैं इन श्रेणियों देखेंगे, सतपुड़ा श्रेणियां जो इन दोनों नदियों के मध्य में अवस्थित है, जैसा कि अभी हमने देखा। अब यहाँ देखिए सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, हमने अभी बता दिया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, पश्चिमी घाट हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है, देखिए पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ना, वो अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसतम ऊंचाई जो है लगभग 900 से 1600 मीटर जो है कही जाती है। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र यहाँ आदि इसकी प्रमुख चोटियां हैं। इसके बाद देखते हैं, वास्तव में पर्वत श्रेणी नहीं है एक्चुअली, इसका जो निर्माण है ना, प्रायद्वीपीय भारत जो सबसे पुराना हमने कहा था, प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभाजन से निर्मित कगार और स्थल के एक खंड के अरब सागर में, जिसके कारण से यहाँ पर हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल आप देखेंगे तीव्र और खड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ीनुमा है। इसका आप देखिए पश्चिमी ढाल है ना, वो तीव्र ढाल है, यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी ढाल कहते हैं कि तीव्र और खड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी ढाल इसका मंद और सीढ़ीनुमा है। यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ मैं, पश्चिमी घाट की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो केरल की क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केरल की क्या है, यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट सबसे ऊंची चोटी केरल की स्थित अनाईमुड़ी चोटी है, और पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है, नल्ला मलाई जो पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेन्नूरू नदी के मध्य है। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको डायरेक्ट पूछा जाता है। नल्ला मलाई जो पहाड़ियां हैं उत्तर प्रदेश में कृष्णा और पेन्नूरू नदी के मध्य स्थित है। ये पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पूर्वी घाट मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है, पूर्वी घाट की बात कर रहा है। इसके बाद कहते हैं कि जो आप देखेंगे कि जो पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मेलन स्तर पर स्थित है, जबकि आप देखेंगे डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की, आपकी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जो टोडा है ना जनजाति, यही निवास करती है, यानी कि तमिलनाडु में निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, हमने देखा है। ठीक है, अब देखिए कार्डमम पहाड़ियां जो है वो इलायची के लिए कहते हैं, इलायची की खेती के पैमाने पर की जाती है, काफी इलायची उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है। भाई कार्डमम क्या, इलायची की बात कर रहा है। इसका तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। तो हिल स्टेशन पूछा गया तमिलनाडु का, तो कंफ्यूज नहीं होता, क्या है, यारकाड है। ठीक है, महादेव कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। गढ़जात की पहाड़ियां ओडिशा राज्य में अवस्थित है, जहां गोंड जनजाति निवास करती है, राइट। इसमें बालघाट श्रेणी हो गया, हरिश्चंद्र श्रेणी हो गया, सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में अवस्थित है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। ठीक है, ये सारे फैक्ट इसमें दिए गए हैं। अनामुड़ी दक्षिण भारत के और पश्चिमी घाट दोनों की सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमुड़ी हमने देखा था अभी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी प्रसिद्ध भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियां। इसमें देखिए नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में दिया गया है, यहाँ पर फिर से रफ करके दिखाती हूँ। ये आपका नीलगिरी पहाड़ियां हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वो आपके भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है, बिल्कुल मिड में है। ये आपका पश्चिमी घाट है, आपका पूर्वी घाट है, इसके मिड में आपका नीलगिरी पहाड़ियां हैं। क्लियर है। देखिए भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की थी, जिसमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में और कन्या, और तीसरा जो है मुंबई से इतना दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, और यहाँ पर भारत में बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला है। बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, आप देखेंगे जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये मेज की आकृति में ऐसा मानते हैं, ये मेज की आकृति में आपका प्रायद्वीपीय पठार है पूरा। ठीक है,
यहाँ पर इसको देखिए, इसमें मेज की आकृति वाला जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के टूटने, गोंडवाना लैंड के क्या हुआ था, उसके विभक्त होने के कारण, यहाँ पर गोंडवाना लैंड है जिसके विभक्त होने के कारण कहते हैं अपवाह के कारण प्राचीनतम भूभाग है। और इसका पठारी भाग में चौड़ी और चिचली घाटियां गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। पठार को दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, जो हमने अभी पढ़ा है, समझा है। ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतम भागों में फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। तो विंध्य पर्वत जो श्रेणियां हैं वो आपकी जो महादेव श्रेणियां हैं उनसे भी घिरी हुई, विंध्य श्रृंखला से भी घिरी हुई है। अरावली श्रेणी जो हम देखते हैं कि गुजरात की साइड में अगर हम बात करें, इस साइड की, यहाँ पर जब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस हिस्से में देखते हैं तो यहाँ पर गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैली हुई आपकी अरावली पहाड़ियाँ। ठीक है। इसे प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है इसका निर्माण। तो ध्यान रखें किस काल की बात करें, प्री कैम्ब्रियन। मैंने पढ़ाया पिछले मॉड्यूल्स में, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, यानी कि 570 मिलियन पूर्व, 600 मिलियन पूर्व इसका निर्माण माना जाता है। देखिए, ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये 1 to 1 लाइन में आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सिंगल लाइन में अलग अलग फैक्ट्स हैं ताकि कुछ छूटे नहीं। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है इसकी। तो देखते हैं इसमें यहाँ पर शायद इसका पिक्चर दिया गया हो गुरु शिखर के बारे में। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, आपकी गुरु शिखर है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की जो चोटी है, यहाँ पर आप अरावली पर्वत श्रेणी देखेंगे, इसकी जो चोटी है वो गुरु शिखर है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अवस्थित है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अवशिष्ट पर्वत है उन पर्वतों को कहा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, अवशिष्ट पर्वत क्या है, अरावली क्या है आपका अवशिष्ट पर्वत है उदाहरण के तौर पर। तो उन्हें कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा काट कर नीचे हो जाते हैं, उनका अवशिष्ट शेष जो अवरोध है भाग ही दिखाई देता है, वो अवशिष्ट या घर्षित पर्वत कहलाते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। देखिए काश यहाँ पर दिया हो मैं देख सकूं, आपका अरावली पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पर देखिए काफी चीजें दी, आपका ये क्या विंध्य श्रेणी हो गया, अरावली पर्वत हो गया, और क्या हो गया आपका लास्ट में क्या दिया गया था, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत और सतपुड़ा पर्वत आपका क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण है। आपका सतपुड़ा पर्वत आपकी क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत के ही, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली श्रेणियां अवशिष्ट पर्वत के ही आपके विशिष्ट उदाहरण है। तो अभी तक हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगी सारी चीज़ें, मैंने इन डिटेल बताने की कोशिश की है। अपना ध्यान रखिए, निरंतर बिना कोई दिन छोड़े पढ़ते रहिए और पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। कुछ ही समय पढ़ें, एक टाइम टेबल बनाएं अपने आप को, ताकि बोझिल महसूस ना हो। इसके लिए हम आपके लिए बिल्कुल हमेशा हर वक्त तत्पर तैयार हैं। आपके लिए हमारा हर क्षण आपके इस्तेमाल आ सके, हम बस इतना ही प्रयास करते हैं कि आप बस हमें रिजल्ट दीजिए। हमारा अंतिम प्रयास है, आप बस हमें रिजल्ट दीजिए ताकि आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें और हमें जब आपका रिजल्ट आए तो खुशी महसूस हो कि हम इस काम आ सके कि आपका सिलेक्शन हो जाए बेसिकली एंड ऑफ द डे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।